हेलो स्टूडेंट्स। टोपोलॉजी के इस लेक्चर में आपका वेलकम है। और हम आज टोपोलॉजी के इस लेक्चर में मीट्रिक स्पेस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सो मीट्रिक स्पेसेस की ज़रूरत क्या है, व्हाट वी नीड, इसके बारे में बात करेंगे। अगर स्टूडेंट्स हम क्लासिकल एनालिसिस की बात करें, सो क्लासिकल एनालिसिस में सबसे जो प्राइमरी एनालिसिस में जो आती हैं वो वन इज लिमिट and second is continuity. These are two very important, limits and continuity. क्लासिकल मैकेनिक्स के ये दो मेन यू कैन से पिलर्स हैं। सारी क्लासिकल एनालिसिस जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है। सो अगर क्लासिकल एनालिसिस को छोड़कर अगर हम बाकी फील्ड्स की बात करें, चाहे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई या यू कैन से infinite series, analytic functions of complex variables, उन फील्ड्स में बहुत ही डेवलपमेंट हुआ रिसेंट डिकेड्स में। बट ये जो एनालिसिस है इट इज क्वाइट डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू अदर फील्ड्स। So classical mechanics, with topology is nothing but it is a topology and model analysis, you can say. So कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए what the importance of limits and continuity in the analysis. So metric space में हम metric की बात करने से पहले सबसे पहले हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। What is the limit of the sequence and what is the continuity of the sequence, continuity of a function at a point. So सबसे पहले मैं sequence की बात करता हूँ स्टूडेंट्स। So स्टूडेंट सीक्वेंस के बारे में हम जब बात करते हैं, what this the meaning of this sequence. Sequence is just a collection of elements under some rules। ठीक है, कोई ना कोई उनमें पैटर्न भी होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो काउंटिंग है, ठीक, या हम इवन नंबर्स ले लें और ले लें, देयर इज सम रूल, सम पैटर्न। हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कब करेगी, या यू कैन से इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा। देखो स्टूडेंट, जब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो वी टॉकिंग अबाउट कि जब हम इस सीक्वेंस के टर्म्स को लिख रहे हैं तो अंडर दिस कंटिन्यूटी after that any number, there should be a number and that number will be natural number. After that all the terms are equal irrespective of small error. For example, अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है
1/n। ठीक, अगर स्टूडेंट्स इनकी मैं टर्म्स लिखूं तो 1 आएगा, फिर 1/2, 1/3 एंड गोज ऑन। यू सी, अगर हम यहाँ पे एक एरर डिसाइड कर लें कि व्हाट एरर शुड बी इन द टर्म्स फॉर इक्विवेलेंस ऑफ द टर्म्स, या एक दो टर्म्स इक्वल कब होंगे, तो देयर विल बी सम एरर। फॉर एग्जांपल यू सी, इफ हम इसकी 10th टर्म देखें तो 10th टर्म विल बी 0.1, और फिर जो आगे जो टर्म्स आएंगी वो सभी का जो आपका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो 0 होगा, और जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ओनली द डेसिमल पार्ट। अगर इसकी मैं उसी तरह से अगर 100th टर्म देखूं तो 100th टर्म में 0.01, तो यू सी इसका डेसिमल पार्ट जो इसकी अगली टर्म आएगी उसका भी डेसिमल पार्ट का जो फर्स्ट डिजिट होगा वो भी 0 होगा। तो व्हाट वी सी कि 100th टर्म में यहाँ पे कहीं ना कहीं डेसिमल के फर्स्ट पार्ट पे की टर्म्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। उसी तरह अगर हम 1000th टर्म पे चले जाएं तो 1000th टर्म पे ऑब्वियस है दो डेसिमल पार्ट की जो दो टर्म्स होंगी, आगे की सभी में जो डेसिमल के बाद जो दो टर्म्स हैं वो दैट विल बी 0, हियर विल बी एनीथिंग एल्स। तो वी कैन से कि देयर विल बी सम नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर अगर उसको हम एन नॉट डिनोट कर देते हैं उसको, कि एन नॉट अगर 10 ले लेते हैं तो 10 के आगे ये टर्म्स डेसिमल का जो इसका इंटीग्रल पार्ट है वो सेम होगा। और अगर हम एन नॉट की वैल्यू 100 ले लेते हैं तो 100 और 100 से ज्यादा जो टर्म्स है उसमें इंटीग्रल पार्ट तो सेम होगा, साथ में जो इसका डेसिमल पार्ट है उसका फर्स्ट डिजिट भी सेम होगा। तो कहीं ना कहीं हम अंडर सम फर्स्ट डेसिमल प्लेस को छोड़ के जो आगे वो एरर रहेगा, अदरवाइज इंटीग्रल पार्ट सेम है, जो डेसिमल पार्ट का जो फर्स्ट डिजिट है वो भी सेम है, तो कहीं ना कहीं दे आर इक्वल irrespective of some error after second place in decimal part। और उस अगर हम एन नॉट की 1000 लेते हैं तो 1000 पे यू सी कि 1000 में तो इंटीग्रल पार्ट तो सेम है ही, साथ में उसका जो डेसिमल पार्ट के जो फर्स्ट टू डिजिट्स हैं वो भी सेम होंगे। सो दैट टाइप ऑफ द सीक्वेंस will be convergent। What this mean? It means that when we are writing the terms after some uh, terms, after some writing of some terms, we see a pattern कि टर्म्स कहीं ना कहीं वो एक पर्टिकुलर नंबर को कन्वर्ज करना शुरू हो जाएंगे, और यू सी ये कहीं ना कहीं 0 को कन्वर्ज कर रहा है ये पैटर्न। सो फॉर सीक्वेंस, अगर ये सीक्वेंस है और ये रियल नंबर की सीक्वेंस है, वी कैन से कि सीक्वेंस दिस एक्शन of real numbers is said to be convergent if there exists a real number x such that given epsilon
given epsilon greater than 0, a positive integer n naught can be found with the property that x minus, yeah, you can say, when when natural number n is greater than equal to n naught, that implies mod of xn minus x should be less than epsilon. What do you got this from this? You see, अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें, सो दिस इज द रियल नंबर, एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे ये जो नंबर है वो डेफिनेटली यहाँ पे x हो गया आपके पास 0। अब ये जो अपने एप्साइलन, ये गिवन एप्साइलन, ये आपने सिलेक्ट करना है कि आपका एप्साइलन कितना चाहिए। एप्साइलन इज नथिंग बट इट इज एरर, हाउ मच एरर यू कैन डाइजेस्ट। अगर मैं एरर देखो, if I take epsilon is 0.1, then definitely अगर हम इस टर्म और इस टर्म के बीच में जो डिफरेंस है, जो आपका एक्स एन माइनस एक्स की बात करें, तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे हम देखें तो 1/10 माइनस 0 is less than 0.1, so is not satisfying this. But definitely if I take 1/11 minus 0, then now it is satisfying, because this is 0.1, 0.1 is equal to 0.1. So definitely what we get from this, it means that n naught should be equal to 11. n नॉट हम 11 लेंगे तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, बिकॉज n क्या होना चाहिए, n शुड बी n नॉट से बड़ा, तो n नॉट हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, जैसे हम एप्सिलॉन चेंज करेंगे डेफिनेटली n नॉट चेंज हो जाएगा। अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू 0.001 लेते हैं, देन n नॉट क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 1। अब यहाँ पे आपके पास जो टर्म बनेगी दैट विल बी यहाँ पे आपके पास बन गया 0.001, तो डेफिनेटली 0.01। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपको टर्म है 100 डालेंगे तो डेफिनेटली 100, ये तो आपका 100 ही बन जाएगा। सो इट मीन दैट इट शुड बी 101। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको n लेना पड़ेगा 101। तो इट मीन दैट n क्या होना चाहिए, n होना चाहिए आपका 101 या उससे बड़ा। तो यहाँ पे जो n है वो आपको 101 या 100 से ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन, मैंने समझाने के लिए राउंड फिगर में ले रहा हूँ जिससे आपको समझ आ जाए इजिली, तो डेफिनेटली फिर n नॉट क्या लेना पड़ेगा हमें, n नॉट लेना पड़ेगा हमें 1001, तब ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो यू सी, ये जो गिवन एप्सिलॉन है और देयर विल बी ए पॉजिटिव n, इन दोनों के बीच में डिपेंडेंस होती है। देयर शुड बी ए
dependence on these two after this. I hope you understand this, what this mean, convergence का क्या मतलब होता है, ठीक? It means that after this number n जब एग्जिस्ट करेगा, उससे आगे जो टर्में होंगी वो नियर अबाउट क्या होंगी, सेम होंगी. किसके सेम होंगी? इस x के सेम होगी. So this x is called limit of the sequence. Limit of the sequence. यहाँ पे आपका x होगा जिसको वो कन्वर्ज करेगा, ठीक? एंड इसको मैथमेटिकली अगर हमने लिखना हो तो हम इसको भी वैसे भी लिखते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी xn is equal to x. Okay, and this epsilon is degree of closeness, you can say. This is nothing but is a degree of closeness. What do you say? क्योंकि आपका जब कन्वर्स कर रहा है तो डेफिनेटली वो इक्वल तो कभी होगा नहीं, है ना? बिकॉज यू सी, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं 1/n है और हम ये बोल रहे हैं कि 1/n जो है वो 0 को कन्वर्स कर रहा है, तो ये टर्म कभी भी 0 तो बनेगी नहीं, चाहे हम जितना मर्जी बड़ा नंबर पुट कर दें, एग्जैक्टली ये 0 कभी नहीं बने. तो अब ये जब हम क्लोजनेस की बात कर रहे हैं, कितना क्लोज जाएगा, इट विल डिसाइड दिस एप्सिलॉन. अगर एप्सिलॉन बहुत छोटा लेंगे आप तो क्लोजनेस और ज्यादा हो जाएगी, और एप्सिलॉन आप बहुत बड़ा ज्यादा बड़ा तो नहीं ले सकते, है ना? इट शुड बी वेरी, ऐसे नहीं कि एप्सिलॉन हम 2 ले लें या 3 लें, इट विल बी वेरी 0 और 1 के बीच में होगा, और उसमें बहुत छोटा, जितना हम 0 के क्लोज लेंगे उतनी ज्यादा क्लोजनेस वहां पे आएगी. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ क्लोजनेस. सेकंड पॉइंट इज कंटिन्यूटी. सो जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस का मतलब है कि सबसे पहले तो हमें कोई फंक्शन पता होगा. तो हम ये ले लेते हैं कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन f ले लेते हैं हम, ठीक? एंड इज डिफाइंड ऑन non-empty subset x of the real number या real line, you can say, is called, is said to be continuous. Is said to be continuous at x naught in x. अब ये जो पॉइंट है x में होगा if for each epsilon greater than 0. देखो epsilon, each epsilon, it means that depending upon epsilon, हम अपनी तरफ से epsilon ले सकते हैं, ठीक? So there exists a delta. What this mean? It means that इस epsilon और इस delta में dependence रहेगी, such that x minus x naught डेल्टा से कम होगा. तो f of x minus f of x naught भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, ठीक? और डेफिनेटली ये जो x है वो कैपिटल X को बिलोंग करेगा, ठीक?
सो नाउ अब हम इसको डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सपोज इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये हमने इसका डोमेन ले लिया है एक्स। ये हमारे पास पॉइंट है एक्स नॉट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में। सबसे पहले लिमिट्स की बात होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपसे मैं थोड़ी देर के लिए एक्स नॉट की वैल्यू, सपोज करो हम यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू ले लेते हैं 1। ठीक, तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर क्या होगा? थोड़ा सा छोटा नंबर 1 से क्या होगा, या थोड़ा सा 1 से बड़ा नंबर क्या होगा? तो आंसर आंसर इज दैट स्टूडेंट्स, कि जो हम बोलते हैं कि एक्स से, अगर आपके दिमाग में हो सकता है ये आ रहा हो कि 1 से थोड़ा लेना है तो 0.9 ले लो, बड़ा लेना है तो 0.1 ले लो। सो स्टूडेंट, इससे भी हम थोड़ा छोटा ले सकते हैं। सो ये जो थोड़ा वर्ड है इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो इट मीन्स दैट nobody कैन राइट कि थोड़ा छोटा हो क्या होगा और थोड़ा बड़ा क्या होगा। अब क्वेश्चन इज दैट कि अगर यहाँ पे हमने एक्स नॉट से या 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर लेना है तो उसको लिखेंगे कैसे? तो स्टूडेंट, अगर आपको पता हो तो हम उस नंबर को ऐसे लिखते हैं। वो नंबर, ये वो एक्स है जो एक्स नॉट से थोड़ा सा छोटा, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? माइनस का साइन लगा देते हैं। और थोड़ा सा बड़ा लिखना है तो हम उस नंबर को क्या लिख देंगे? दिस वन। और यही इस एक्स के लिए ही हम क्या बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये हमारी राइट हैंड लिमिट है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो आपका जब एक्स एक्स नॉट को लेफ्ट से क्लोज अप्रोच करेगा, इट मीन दैट एक्स जब एक्स नॉट से थोड़ा सा छोटा होगा और एक्स जब एक्स नॉट से थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या वैल्यूज आती है? उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये फंक्शन है तो डेफिनेटली अगर सपोज करो कि हमारे पास फंक्शन ये आता है और यहाँ से फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसे आता है, तो इट मीन दैट अगर यहाँ पे यू सी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो ये आई हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, जो भी वाई होगा। अगर ये 2 है, 3 है, और दिस इज आर राइट हैंड लिमिट, तो डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल। सो फॉर कंटिन्यूटी ये दोनों सेम आने चाहिए। मीन टू से दैट जो आपकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है, इवन एक्स इज टेंडिंग टू फ्रॉम दिस वन, इस फंक्शन का जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका राइट हैंड लिमिट है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट शुड बी सेम। सो डेफिनेटली ये जो आपका जो प्लॉट है वो आपसे कनेक्ट होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आता है कि अगर दे विल सेम, एंड वन मोर थिंग इज कि जो फंक्शन की वैल्यू है एक्स नॉट की, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड है एक्स नॉट के ऊपर, क्योंकि जिसके डोमेन में ये डोमेन का पॉइंट है तो वेल डिफाइंड होगा, जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी इक्वल। तो डेफिनेटली ये सिस्टम आपका एक्स नॉट के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे ये ज्वाइन करना चाहिए। ठीक, देन वी के से कीप इज कॉन्टिन्यूस। सो कहीं ना कहीं ये आपका एक लिमिट्स का कंसेप्ट होता है। सो अगर हम इसको थोड़ा सा लेबोरेट करके देखें, सो यह ए एक्स नॉट जो है वो डेफिनेटली एक्स माइनस एक्स नॉट जो है इज लाइज बिटवीन माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा, so that is x is lies between x naught minus delta
एन एक्स नॉट प्लस डेल्टा। और अगर हम इसको देखें तो इट मीन दैट कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है दैट शुड बी एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये आपके पास एप्सिलॉन प्लस। तो इट मीन्स दैट अगर हम इस पार्ट को देखें तो व्हेन एक्स इज जब एक्स आपका एक्स नॉट से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, बिकॉज व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दिस इंटरवल, ठीक, सो इट मीन दैट एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट से छोटा होगा, और जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है दैट विल बी एप्सिलॉन। और व्हेन एक्स आपका इस तरफ को होगा, when we talking about this region, yeah, neighborhood of x naught, left hand neighborhood of x naught, so f of x will be in this interval, कि जो f of x होगा वो बड़ा होगा f of x naught minus epsilon c. So this is all about continuity. So function should be continuous at x naught. So graph of f should be without break or gap, you know, ग्राफ में गैप नहीं होना चाहिए तभी वो कंटिन्यूट होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इन दो डेफिनेशंस की बात करें, जो हमने कंटिन्यूटी की बात करी और कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस की बात करी, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो है वो है हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस between the numbers. This is very very important. ओके, चाहे वो रियल नंबर्स में हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो मीट्रिक है वो मीट्रिक की बात कर रही है। मीट्रिक इज नथिंग, इज ए नॉन एम्प्टी सेट with a concept of distance, with the concept of distance, and that distance is suitable for convergence of the sequence in the set and the continuous function defined on the set. Got my point? I repeat this. Metric space is nothing more than a non-empty set equipped with a concept of distance which is suitable for treatment of the convergent sequences in the set and the continuous function defined on the set. सो स्टूडेंट आने वाले लेक्चर्स में हमारा मेन ये रहेगा कि एक सिस्टमेटिक मैनर से हम जो मेन एलिमेंट्री फैक्ट्स मीट्रिक स्पेस के बारे में उनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करेंगे एंड फिर हम इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मीट्रिक स्पेस क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए एक्स, ठीक, भैया नॉन एम्प्टी set and a metric means a distance चाहिए। a metric on x is a
रियल फंक्शन डी। अब देखो डेफिनेटली एक हमें नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, तो एक ही हमें डिस्टेंस डी ले लिया हमने। अब डिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली बिटवीन द नंबर्स ही होगा, दो तो एटलीस्ट दो तो चाहिए चाहिए। सो ऑब्वियस है ऑर्डर पेयर के बीच में डिस्टेंस होगा। सो डी इज अ फंक्शन ऑफ ordered pairs of elements of x which satisfy the following four properties. Number one is, तो इसको थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहें तो उसे लिख सकते हैं कि D is mapping from X cross X to R। ठीक, और हमें बस जो D है डिफाइन, पहली प्रॉपर्टी आगे की जो आपका डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x y belongs to capital X। And second condition is, if this distance is 0, then definitely ये point होंगे, they will be same। And the third point is कि distance के बीच में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, चाहे वो x और y के बीच में डिस्टेंस निकाला जाए या y और x के बीच में डिस्टेंस निकाला जाए, वो डिस्टेंस सेम रहेगा। सो दिस इज नोन एज सिमेट्री। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी हो गई। एंड लास्ट वन इज, इट मीन दैट, लास्ट पॉइंट में है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट है x y z, तो एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो डेफिनेटली एक्स जेड और जेड एक्स के डिस्टेंसेस के सम से छोटा होगा। एंड दिस इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक, और ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ते आते हैं हम कि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल्स हैं, अगर एक ट्रायंगल सॉरी एक ट्रायंगल्स है, अगर ए बी सी है, तो एक ट्रायंगल का जो लेंथ होगा वो डेफिनेटली बाकी दो साइडों की लेंथ से छोटा होगा, अदरवाइज वो ट्रायंगल बनेगी नहीं। ठीक, तो ऑलवेज हमने पढ़ रखा है छोटे क्लासेस में। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। दो साइड, कभी भी दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी के इक्वल कभी नहीं हो सकता। इक्वल तभी होगा जब तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाए। ठीक है, तो इक्वलिटी ये तभी होल्ड करेगी जब ये तीनों पॉइंट्स एक लीनियर होंगे, कोलिनियर होंगे, तो फिर ट्रायंगल की तो बात ही नहीं होगी। otherwise this is always exist। So student, this x with this metric d is called metric space, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, this is called metric space, x is called metric with d। now one more thing is, अब ये जो d है, d को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी हमारे पास मेट्रिक की बात करेंगे तो एक नॉन एम्प्टी सेट तो होना चाहिए, और उसके साथ कहीं ना कहीं हमारे पास जो ये जो x d है, d को डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है। और चाहे वो देखो, हम बेसिक अगर दो पिछली डेफिनेशंस की बात करें, तो
यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो हमने मॉड लिया, जो मॉडुलस ऑफ द नंबर्स होता है दोनों केसेस में। तो देयर इज सो मेनी वे टू डिफाइन कि वो जो हमारे पास मीट्रिक है उसको किस तरह से डिफाइन हम कर सकते हैं। एक चीज हम डेफिनेशन में और चीज इसमें ऐड कर सकते हैं। हम एग्जांपल लेने से पहले हम एक चीज और इसमें लिख सकते हैं कि बॉन्डेड मीट्रिक स्पेस क्या होगा। बॉन्डेड मीट्रिक स्पेस, बॉन्डेड मीट्रिक स्पेस, जब भी हम बॉन्डेड की बात करते हैं तो इट मीन दैट, अब सीधी सी बात है कि जो हमारे पास मीट्रिक है उसमें जो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो ऑलवेज जीरो से बड़ा है। ठीक, अब ये हमें लोअर बाउंड तो इसका पता है, हमें अपर बाउंड चाहिए, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। हमें अपर बाउंड की बात करनी है कि अगर हमारे पास अगर कोई रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए, इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर इन रियल नंबर k such that ये जो डिस्टेंस है वो k से छोटा हो। अब ऑब्वियस है k पॉजिटिव होगा। ठीक, डिस्टेंस सारे के सारे डिस्टेंसेस जो हैं फॉर ऑल x, y बिलोंग टू कैपिटल X, जो भी x से हम एलिमेंट लेंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एट द मोस्ट k के बराबर हो सकता है या k से छोटा होगा। तो हम बोलेंगे कि दिस मेट्रिक स्पेस इज बॉन्डेड। जो x, d है इसको हम क्या बोलेंगे, इज बॉन्डेड। ठीक, वन मोर एग्जांपल इज सूडो। सूडो की बात भी यही कर लेते हैं। सूडो मेट्रिक क्या होता है? तो स्टूडेंट सूडोमेट्रिक में हमारे पास सेम चीजें रहेंगी, बट उसमें फर्क ये आएगा कि जो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट एक्स with the metric with the d mapping from x cross x to r is called सूडो। p साइलेंट होता है इसमें, सूडोमेट्रिक इफ नंबर वन, पहली प्रॉपर्टी सेम, जो d है वो डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी में ये फर्क पड़ेगा, देखो स्टूडेंट्स, कि एक्स वाई अगर जीरो के बराबर हैं तो x और y बराबर होगा। वट रिवर्स इज नॉट ट्रू, इट मीन दैट x और y बराबर है तो जरूरी नहीं है कि आपका डिस्टेंस सेम हो। ओके, सो इट मीन दैट अगर हम इस प्रॉपर्टी में देखें तो इट इज बोथ वे ट्रू। यहाँ पे इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड वाई था कि जीरो होगा तो एक्स और वाई इक्वल होंगे, और एक्स वाई इक्वल होंगे तो डिस्टेंस जीरो होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर जीरो है तो एक्स और वाई इक्वल होनी चाहिए। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस जीरो हो लेकिन एक्स और वाई इक्वल नहीं हो, बोथ भी ट्रू नहीं है ये। सो हम इसको एग्जांपल के जरिए से समझेंगे। नंबर थर्ड इज सेम, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेम चलेगी इसमें कि y और x के बीच में डिस्टेंस सेम। एंड थर्ड वन इज ट्रायंगल लॉ, x और
y के बीच में जो डिस्टेंस है वो x और z के बीच में और z और y के बीच में, दिस इज ट्रू. So this type of metric with this x is called pseudometric. Okay. And एग्जाम्पल की बात हम पहले करते हैं, बाद में करेंगे. पहले हम मेट्रिक एग्जाम्पल लेंगे, फिर सूडो का एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे. तो इट मीन्स दैट कि ये जीरो तभी होगा, इसको थोड़ा सा सिर्फ किस तरह से लिख देते हैं इसको, जस्ट अ मिनट, सेंस कुछ और बन रहा है. you will write कि x y equal to 0 if x और y बराबर होगा तो ये 0. इट मीन सूडो में ये होगा कि अगर दैट इज, अब इसका x y बराबर होगा, दैट इंप्लाइज x y equal to 0. दिस इज राइट वे टू राइट. x और y बराबर होंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा. तो यही भी डिस्कस कर देता हूँ. देखो एग्जांपल, देखो स्टूडेंट्स, तो अगर dxy अगर 0 के बराबर है, सो दैट इंप्लाइज x और y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. क्लियर? अब ठीक हो गया ना? x और y बराबर है तो ये डिस्टेंस इक्वल आएगा, 0 आएगा. और डिस्टेंस 0 है तो ये इक्वल नहीं आएंगे सूडो के केस में. अगर ये इक्वल आ गए तो फिर तो ये मेट्रिक स्पेस ही हो गया ना. ठीक. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को छोड़ दूं, इसको रिस्की में प्रूफ करने की बात छोड़ दूं, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मेट्रिक डिफाइन करते हैं एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का मॉड. ठीक. तो स्टूडेंट इसमें आपका ये होल्ड करेगा, ये भी होल्ड करेगी, ये भी होल्ड करेगी, हम लेटर डिस्कस भी करेंगे. लेकिन यू सी, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ, पुट dxy d equal to 0, so what do we get? x square minus y square mod equal to 0. what does mod 0 तभी होता है जब mod के अंदर जो टर्म है वो 0 होना चाहिए. what do we get from this? x square is equal to y square. what from this? you see, this is x is not equal to y. x जो है वो minus y की बराबर. so that's why this is an example of pseudometric. now come to the back. Now to define some metric spaces first of all, and then we finish this lecture. तो metric space में सबसे पहले मैं एग्जांपल 1 लेता हूँ. दिस वेरी वेरी यूजफुल. हम इसको बहुत बार यूज करते हैं. and this example is example 1, and this is called discrete space भी बोलते हैं इसको. कि अगर हमने यहाँ पे x v n arbitrary नॉन एम्प्टी सेट ले लिया मैंने, एंड अब हमें डी चाहिए एक, एंड डिफाइन डी. देखो डी की डिफाइनिंग की सारी बात है यहाँ पे. y d ऑफ x कॉमा y एंड डिफाइंड डी x और y के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0 होगा जब x इज इक्वल टू y होगा, n इज इक्वल टू 1 if x नॉट इक्वल टू
y. सो दैट्स व्हाई डिस्क्रीट में दो ही पॉइंट्स आते हैं 0 और 1. ठीक, सो इसको हम डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस भी बोलते हैं. तो वह मेन पॉइंट इज कि इसको पहले आपने जो प्रॉपर्टीज हैं इनको कैसे आप प्रूफ करेंगे. तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, तो x इक्वल टू 0 आएगा when x इज इक्वल टू 1, और इक्वल टू 1 आएगा when x इज नॉट इक्वल टू y. तो इन बोथ केसेस डी ऑफ एक्स वाई जो है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा. सो दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x एंड y. इन द सेकेंड केस, if this equal to 0 पुट करता हूं मैं. So by definition, if this equal to 0, then x is equal to y. ठीक, and if x is equal to y, then dx dy equal to 0. So it's both be true. So that's why second property is hold, that is dx dy equal to 0, implied and implied y, x is equal to y. And the third one is symmetry. So चाहे हम x और y का डिस्टेंस लें, ठीक, तो 0 आएगा इफ x और y जो है वो बराबर. चाहे हम y और x का डिस्टेंस लें तो वो भी 0 है. क्लियर. अगर x और y इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, तो चाहे हम dx dy करें तो 1 आएगा, तो चाहे हम dy dx करें तब भी 1 आएगा. इन द बोथ ways true. So it means that what we conclude this, ये x और y जो है के बीच में जो डिस्टेंस है वो y और x के बीच में डिस्टेंस रहेगा फॉर ऑल x और y belongs to x. Now the fourth one is, that is triangle inequality. In that case, so there are three possibilities. We have to take 3 points. So let x, y, z belongs to capital X. So there is three possibilities. X, y and z are equal. तीनों इक्वल हो सकते हैं, या x और y इक्वल हो गए और z इक्वल नहीं है. या थर्ड वन इज कि x y के इक्वल है और z के इक्वल नहीं है. एंड द फोर्थ वन इज कि x जो है वो y के चारों आपस में इक्वल नहीं है. एक पॉसिबिलिटी होगी, दूसरी होगी, एंड थर्ड लास्ट वन इज कि दे आर नॉट इक्वल. तो इन चारों केसेस में हमने 1 by 1 डिस्कस करेंगे. तो इन इफ x equal to y and y equal to z, then dx dy कितना आएगा हमारे पास 0, dx z भी हमारे पास 0 आएगा, एंड y और z का डिस्टेंस भी 0 आएगा. सो इन तो 3 कॉम्बिनेशन में 0 आएगा. सो दिस इज इक्वल टू 0, एंड 0 को हम ले सकते हैं 0 plus 0. सो व्हाट वी गेट, x z प्लस, क्योंकि हमने सिमेट्री प्रूव कर चुके हैं, हम इसको y z लिखें या z y लिखें, देयर इज नो डिफरेंस. सो यू कैन फ्रीली यूज बिकॉज हमने सिमेट्री रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं. सो व्हाट वी गेट, dxy is equal to this one. And if second case, so x और y जो है वो इक्वल नहीं है, सो डेफिनेटली इनका ऑटोमेटिक 1 आएगा.
x और z का भी 1 आएगा, क्योंकि x और z भी इक्वल नहीं होंगे। एंड y और z, y या z इक्वल है, सो y और z का जो सिमेट्रिक है वो 0 आएगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0। सो यहाँ पे हमारे पास बन गया डी 1, हम इसके इक्वल लिख सकते हैं दिस, एंड प्लस डी जेड डी वाई। सो इसमें भी इक्वलिटी आ गई। एंड द थर्ड केस इज एक्स वाई। सो इन दैट केस dx 0 आएगा, और dx इज इक्वल टू 0, and 0 is less than 1 plus 0, you can say. Okay, 1 plus 1, because जैसे सपोज करो ये 2 था, ये 2 है, और ये इज नॉट इक्वल टू 3, तो 1 और 3 इक्वल नहीं है, x और z इक्वल नहीं है, तो 1 आएगा। और 2 और 3 तो 0 नहीं है, x तो y और z ये तभी 1 आएगा, और ये कुछ 0 आएगा। सो यहाँ पे हमको dx dy 0 आ गया। सो 0 इज लेस देन 1 प्लस 1, सो ये हमारे पास बन गया इज इक्वल टू 1 को मैं ये लिख दिया इसको, एंड दिस इज डी वाई जेड। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट, dx dy is strictly less than this one. And the last one is if alls are different, x not equal to y, y not equal